दोस्तों और साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया था अब से एक दो दिन पहले। लेकिन सैंपल पेपर भाई, इसका मतलब क्या होता है सर? सैंपल पेपर, इधर भी सैंपल पेपर, इधर भी सैंपल पेपर। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर तरफ एक ही नाम, सैंपल पेपर। इससे जल्दी तो भाई इन्फ्लुएंसर भी ट्रेंड नहीं होते जितनी जल्दी ये एक वर्ड सैंपल पेपर ट्रेंड हुआ। भाई सर, सैंपल पेपर होता क्या है? देखो बेटा, जैसे ही जब कभी आप परफ्यूम या डीओ या कोई इत्र खरीदने जाते हो, कुछ ऐसी चीज, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले अपने हाथ पर उसके एक दो स्प्रे लेते हो ना, फुसफुस करते हो हाथ पर, फिर उसको स्मेल करते हो, खुशबू कैसी आ रही है। अगर उस सैंपल की खुशबू आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो? तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो कि चलो अब ये वाला परफ्यूम खरीद लेते हैं या दूसरा तरीका कुछ ट्राई करते हैं। वैसा ही सीबीएसई ने भाई आपका सैंपल पेपर लॉन्च करके आपको एक धीमी सी खुशबू तो दे दी है कि किस तरीके से आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। और इसी सैंपल पेपर को लॉन्च करने के साथ साथ सीबीएसई बन जाता है आपका गेम चेंजर। मतलब चेंजर तो ये है, लेकिन गेम प्लेयर आप हो। अब इसने गेम चेंज किया है तो आपको थोड़े थोड़े रूल और रेगुलेशन भी इसने सैंपल पेपर के जरिए समझा दिए हैं कि देख लो, अभी बता रहा हूं कि सैंपल पेपर में कि कैसा आने वाला है तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम इस बार। पेपर का पैटर्न हर बार से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं है। आने वाला तो सब कुछ बुक से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी इन्होंने इंटरनली समझाने की क्या कोशिश की है, उस बात को आज हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों साथियों, मेरा नाम है अंकित और मैं पढ़ाता हूं आपको एसएसटी क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट के साथ। पहला सब्जेक्ट आता है हमारा हिस्ट्री। अब आप कहोगे सर, पहले भी तो पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री ही था, ऐसा क्या बड़ा चेंज हो गया इसमें? तो मैं बताता हूं बेटा बड़ा चेंज क्या है। देखो, हिस्ट्री से अगर आपका मतलब सीबीएसई अगर हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछने लगता है और डीप डाउन जाके क्वेश्चन पूछता है तो उसके हिसाब से चैप्टर का वेटेज, नंबर का वेटेज चेंज होता है, ठीक है। पहले ही आपका नंबर में आ जाता था, मान लो कि आपको पहले मिल जाता था ये 17 का, ठीक है, फिर आपको मिल जाता था ये 18 का। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीबीएसई कहता है कि भैया हम ही लोग तो पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या राइट टू इक्वालिटी पढ़ाते हैं, समानता का अधिकार पढ़ाते हैं। भैया फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, तो इनके साथ क्यों भाई हम बुरा करते हैं? सारे सब्जेक्ट के साथ इनको भी तो फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, इनको भी तो बराबरी का इक्वालिटी मिलनी चाहिए ना। तो सीबीएसई ने कहा कि देखो, सीधा सीधा इधर आओ। सीबीएसई ने सीधा सीधा कहा है कि देखो भाई, हिस्ट्री के साथ ये बाकी सब्जेक्ट के साथ बहुत गलत हुआ। अब हिस्ट्री सीधा सीधा आने वाला है आपका 20 मार्क्स का। सीधा सीधा कितने नंबर का आने वाला है? 20 मार्क्स का आने वाला है आपका एग्जाम में, ओके। अब 20 मार्क्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करे हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अब हो सकता है वो तो डेफिनेटली बोर्ड में किसी अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये 20 मार्क्स में इन्होंने आपका कर दिया है, कितने क्वेश्चन कर दिए हैं इन्होंने आपके देखो, टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आपका कर देते हैं 9 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन देने वाले हैं ये आपको? 9 क्वेश्चन देने वाले हैं। 9 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा देने वाले हैं, सबसे पहले आपको देने वाले हैं ये 4 एमसीक्यूज। क्या देने वाले हैं? 4 एमसीक्यूज, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब आ जाओ। अब नंबर सेम है, एमसीक्यू का नंबर सेम है, एक ही नंबर एक का ही एमसीक्यू आएगा। फिर क्या आने वाला है आपका? 2 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे, 3 के भी होंगे, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। पहला अगर आप एमसीक्यू देखो तो सीबीएसई ने क्या कितनी बढ़िया चीज करी है या क्या खेल खेला है। आपका पहला ही एमसीक्यू आपके पहले ही चैप्टर से है, ठीक है। हिस्ट्री का पहला ही एमसीक्यू हिस्ट्री के पहले ही चैप्टर से है। लेकिन इसमें इन्होंने घुमाया क्या है भाई? देखो, इसको इजी भी कर दिया है और डिफिकल्ट भी कर दिया है, दो तरीके से समझ लेते हैं। फ्रेडरिक सोरियो के बारे में ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पूछा गया कि भैया ये कौन है, ठीक है। इस बात के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। अब इन्होंने 2 चीजें दी हैं। अब आप यहां पर क्या सोचोगे कि फ्रेडरिक सोरियो के साथ क्या जुड़ा है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, है ना। ये पेंटिंग इनका एक ड्रीम था, इनकी एक इमेजिनेशन थी। तो आप बिना सोचे समझे क्या कर दोगे भैया? सीधा इसको कर दोगे। लेकिन भैया ये सीधा सीधा आपका रॉन्ग होने वाला है। सही क्या है? फ्रेडरिक सोरियो भैया क्या है? सबसे पहले तो फ्रेंच आर्टिस्ट है ना। कोई इंसान पहले किसी देश का एक नागरिक होगा ना, पहले सिटीजन होगा, ये पहले ही पेंटर बन जाएगा, पहले वो सिटीजन होगा। वही ये कहते हैं कि भैया पहले वो सिटीजन है, ठीक है, फ्रेंच सिटीजन, फ्रेंच आर्टिस्ट कहते हैं ये।
उसके बाद में इन्होंने फ्रेडरिक्स यूटोपियन विजन के बारे में पूछा। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो अब ये क्या है भैया, आपका सोरियस यूटोपियन विजन क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब कि एक राजतंत्र खत्म होके, राजाओं का राजतंत्र खत्म होके एक लोकतंत्र वहां पर बने। ये फ्रेडरिक सोरियो की बात थी। इस तरीके से क्वेश्चन को इन्होंने ट्विस्ट करा है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरफ। अब ये क्या कहते हैं भैया, सीधा सीधा देखो, फ्रेडरिक सोरियो तो इन्होंने आपका पूछ लिया। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू आपका हो गया है, ये वाला क्लियर है ये चीज। अब आ जाओ, ये दूसरा इनका तरीका क्या है। देखो, ये सबसे ज्यादा यहां पर इन्होंने फोकस किस चीज पर किया है, 19th सेंचुरी पर। कहां पर फोकस किया है बेटा, 19th सेंचुरी पर इन्होंने फोकस किया है। वियना वाले क्वेश्चन भी इसी में डाले हैं, आपके मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन भी इसमें डाला है, एमसीक्यू में भी यही डाला है, और सीधा सीधा आपका 2 नंबर का सिल्क रूट वाला क्वेश्चन भी। ये सारा का सारा आपका 19th सेंचुरी में पहुंच जाता है, 18th to 19th सेंचुरी में पहुंच जाता है, ठीक है। उससे ज्यादा पुराना कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिंट कल्चर से कोई बहुत बड़ी चीज अभी तक देखने को नहीं मिली है, ठीक है, कि मतलब सैंपल पेपर में तो कोई बहुत बड़ा उसका प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, बट एक एमसीक्यू प्रिंट कल्चर से भी बना था। चलो वापस आओ। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन को क्या करा है, इन्होंने क्वेश्चन को बेटा ऐसे पूछा है कि देखो भाई, तुम प्लेयर हो ना, हम गेम चेंजर हैं, तो सुन लो पहली बात कि भाई क्वेश्चन आपका आएगा तो बुक में से ही, क्वेश्चन आने वाला तो बुक में से ही है, लेकिन लिखोगे तुम उसे अपने दिमाग से। क्वेश्चन आएगा तो बुक के बेस पर ही, एनसीईआरटी 10th क्लास की बेस पर ही आएगा, लेकिन आपको लिखना उसे अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन तो खत्म बिल्कुल, जिससे क्या हुआ आपका रट्टाफिकेशन। देखो लिख भी लेते हैं, क्या है आपका रट्टाफिकेशन, है ना, रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन जिससे आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल ही बिल्कुल भैया, रट्टाफिकेशन की तो इन्होंने बात ही खत्म कर दी, ये तो नहीं होगा। अब सीधा सीधा आपको भैया फैक्ट कॉन्सेप्ट उसका समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं कौन से क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं इस टाइम पर। यह है आपका 5th बी के समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये कहते हैं कि भैया कभी कभी नई फसल या कोई फसल, कभी कभी कोई फसल या नई फसल इंसानों की जिंदगी में, इंसानों के बीच में क्या करती है, मतलब इंसानों के बीच में क्या कर देती है कभी कभी कोई नई फसल। समझना इस बात को, ये समझने पर ही जोर दे रहे हैं। ये कहते हैं कि भैया जीवन, है ना, ये क्या कहते हैं भैया कि जीवन और मृत्यु का भी संबंध कभी कभी नई फसल या पुरानी फसल से जुड़ा हुआ होता है। ये आप कैसे लिखोगे, अब आप तो कह दोगे कि सर सीधी सी बात है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने ये पढ़ा है कि पोटैटो, स्पैगेटी, पिज्जा, ये सब कहां से आए, इटली, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, आयरलैंड से ये सारी चीजें आई। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए, ये तो आपने रट लिया। लेकिन ये पूछते हैं कि भैया जिंदगी और मौत से ये आपका नई फसल का क्या लेना देना है, वो आप कैसे लिखोगे, वो सारा का सारा आपके दिमाग पर निर्भर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आप कितना पढ़े हो, कहां से पढ़े हो, उस सब पर डिपेंड करता है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है सर। भाई दूसरा आपका क्या होने वाला है इसमें, देखो वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, सीधा सीधा आपको यहां से पता लगा लेना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया, वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, मतलब कि भैया प्री मॉडर्न भी हो गया, ट्रेड भी उसमें आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या कहते हैं आपका भैया, आगे आ जाता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है। किस चीज में चेंज करा है, मैप के क्वेश्चन में चेंज करा है। ठीक है, मैप के क्वेश्चन में चेंज करा है। क्या चेंज है उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ज्योग्राफी के भी साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, ज्योग्राफी के साथ भी बहुत अत्याचार हुए, ज्योग्राफी भी बहुत रोया कि देखो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो तुम, मेरे पास तो 6 से 7 8 चैप्टर है ना, तो मुझे तुम इतना बुरा क्यों करवाते हो, मेरे नंबर इतने कम क्यों होते हैं। तो सीबीएसई ने कहा रे 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 सॉरी ज्योग्राफी भाई साहब, इस बार तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा, अब हम है ना, अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। यानी कि अब ज्योग्राफी को भी कितने दे दिए इन्होंने, 20 मार्क्स। कितने दे दिए बेटा, 20 मार्क्स इन्होंने दे दिए ज्योग्राफी को। और इन्होंने ज्योग्राफी में कितना दिया है, देखो हिस्ट्री को कितने दिए थे इन्होंने, हिस्ट्री को दिए थे इन्होंने 9 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी को इन्होंने कितने दे दिए, ज्योग्राफी को इन्होंने दे दिए 10 क्वेश्चंस। कितने दे दिए, 10 क्वेश्चंस पूरे के पूरे। लो भैया ज्योग्राफी के साथ इंसाफ इन्होंने कर दिया। अब आ जाओ और कंपेयर करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया 4 एमसीक्यू हम तो हिस्ट्री को दे रहे हैं, ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन दे रहे हैं हिस्ट्री को। तो ज्योग्राफी ने कहा अरे मैं नहीं, ऐसा कैसे होगा, मुझे भी बराबर का हिस्सा दो। तो इन्होंने भैया ज्योग्राफी ने प्रोटेस्ट करा और ज्योग्राफी को मिले आपके कितने, 6 एमसीक्यूज मिल गए।
क्लियर है ये चीज। 6 एमसीक्यू आपके ज्योग्राफी के, पूरा टोटल 20 नंबर का ज्योग्राफी आपका हो गया। तो यहां से यहां तक हमने कितना देख लिया, 20-20 आपका 40 नंबर का अभी तक एग्जाम हो चुका है, यानी कि हिस्ट्री के 20 और ज्योग्राफी के बीच 20। अब देख लेते हैं भैया ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हैं, देख लेते हैं भाई। देखो ज्योग्राफी में आपके एप्लीकेशन बेस्ड होने वाले हैं। क्या होने वाला है बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड होने वाले हैं क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर एप्लीकेशन बेस्ड कैसे, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि पर्सन पी इज विलिंग टू स्टैब्लिश मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, की मतलब कि इन्होंने पूछा है एक थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग टाइप की इन्होंने चीज लगा दी, ठीक है। अब यहां से समझना, देखो सीधा का सीधा ये कॉपी पेस्ट तो आपका बोर्ड में नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन या इनमें से कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड में कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बेस इन्होंने बता दिया है कि देखो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक रिंझा वाला क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी में था ना, उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। आज यहां पर लिखा है कि भैया क्या एस्टेब्लिश करना चाहता है वो, बॉक्साइड, एक बॉक्साइड केमिकल की इंडस्ट्री, बॉक्साइड इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कहां पे, उड़ीसा में। अब उड़ीसा में लग तो सकती है बहुत आराम से, अब वो वहां पर क्या चेंज करेंगे, सीबीएसई में क्या चेंज होगा, हो सकता है कोई और मिनरल डाल दे। मतलब आज उड़ीसा का बॉक्साइट डाला है, तब हो सकता है वो कोल माइन झारखंड की डाल दें, हो सकता है कोल माइन आंध्र प्रदेश की डाल दें, हो सकता है गोल्ड माइन आंध्र प्रदेश की डाल दें, हो सकता है कोल माइन वो छत्तीसगढ़ की डाल दें, ठीक है। या हो सकता है वो यही चीज इस तरह से पूछ ले कि भाई देखो उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चीनी मिल लगानी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बरेली में चीनी मिल लगानी है, तो क्या वहां चीनी मिल लगाना भाई उसके लिए क्या होगा, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया, उसकी इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए बढ़िया होगा या नहीं होगा, ऐसी चीज आपको बतानी पड़ेगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लगा सकता है या नहीं, आपको क्या जवाब देना होगा, भाई हां लगा सकते हैं, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश तो क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश तो है ही, मतलब इतनी ज्यादा फर्टाइल सॉइल है वहां की, मिनरल रिच सॉइल है, तो वहां पर गन्ना बहुत जबरदस्त होता भी है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, शुगर मिल लगा सकते हैं। ऐसे तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछने वाला है ज्योग्राफी में। फिर आ जाते हैं ग्लोबल वेस्ट की तरफ। अब सीधा सीधा ग्लोबल वेस्ट का जो आपका सवाल है, ये क्या चीज है, ये सीधा सीधा सवाल है आपका, ये सीधा सीधा सवाल है आपका, देखो इसको समझ लो, हां ये सीधा सीधा सवाल है आपका करंट अफेयर से, ठीक है। ये सीधा सवाल बनता है आपका करंट अफेयर से, कौन सा, ग्लोबल वेस्ट वाला, कि दुनिया में मतलब ये साइंटिस्ट ने क्या अजम्पशन करा है कि 2050 तक ग्लोबल वेस्ट का प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो जाएगा। ग्लोबल वेस्ट मतलब कि भैया पूरी दुनिया का कचरा कितना ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा, कब तक, आज से, मतलब ये तो तब की बात है, अब से 3 से 4 साल पहले ये स्टडी हुई थी, लेकिन इन्होंने ये अज्यूम कब तक का करा, अगले 25 साल का, अगले 25 से 30 साल का एज्यूम करा कि 2050 में ये ग्लोबल वेस्ट प्रोडक्शन कहां जाने वाला है। तो भाई ये चीज आपकी करंट अफेयर से क्यों आती है, करंट अफेयर का मतलब होता है जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो वाली घटना, ठीक है। तो ये पहुंच जाएगा भैया आपका 3.4 बिलियन टन तक, ठीक है, 3.4 बिलियन टन बाय 2050 तक ये सब पहुंचने वाला है आपका। ये आपका केस बेस किस पर हो गया, ये आपका केस बेस किस पर हुआ, देखो ये आपका केस बेस्ड हुआ बेटा, एक तो करंट अफेयर पर हुआ, दूसरा ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन भी इसमें जुड़ गया, केस बेस बनना था, लो केस बेस भी बन गया। क्लियर है कैसे लिंक करा है सीबीएसई ने सबको, ये बात जरा ध्यान से देख लेना। अब जरा देख लो कि चलो इससे पहले ये वाली बात कर लेते हैं टाइगर वाले क्वेश्चन की। ये क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और बड़ा कंफ्यूज आने वाला क्वेश्चन है। ए टोटल ऑफ 628 टाइगर डाइड इन इंडिया, मतलब कि ये क्या पूछते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि इंडिया में जितने टाइगर मरे उसके 2 कारण, उसका कोई कारण बताओ, ठीक है, उसका कोई कारण बताओ। अब इसमें 2 कारण दिए हैं, 2 कारण ऐसे दिए हैं कि भाई के इंसानों का या ह्यूमंस का ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, है ना, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में इंसानों का ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए टाइगर स्पीशीज कम हो रही है। दूसरा ये कहते हैं कि टाइगर की जो फूड चेन है, जिस फूड को टाइगर खाता है, मतलब जिन शाकाहारी जानवरों को या हिरन वगैरह को, भैंस वगैरह को टाइगर खाता है, वही जानवर कम हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या ये बात सच है, ये बात भी बिल्कुल सच है, और यही वाला सीबीएसई ने अपने अकॉर्डिंग सही आंसर दिया है, क्योंकि भाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इंसान होते तो हैं, जाते तो हैं, लेकिन वो भाई ऐसे तो नहीं जा सकते ना, लीगली तो नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने इस वाले ऑप्शन को आपके फर्स्ट को सही बताया है। ये एक लैंग्वेज है कि इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है ये सीधा सीधा पूछ ले कि
सीधा सीधा क्या पूछ सकता है सीबीएसई आपसे, चलो सीबीएसई का थोड़ा सा आंकड़ा लगाते हैं। देखो ये आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि भाई कि 1973 में, है ना, 1973 में कौन सा एनिमल, 1973 में कौन सा एनिमल ऐसा था जिसके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा गया? कौन सा था भाई वो एनिमल? वो एनिमल था टाइगर। क्लियर है ये चीज? हो सकता है इस तरीके से वो क्वेश्चन आ जाए। मैप बेस्ड क्वेश्चन पर आपके चलते हैं जो कि 3 नंबर का होने वाला है बेटा। देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो इन्होंने क्या चेंज करा है इसमें, मतलब समझ लेते हैं। चलो पहले समझो। The dam in the Satluj Base River Basin which is being used both for hydel power production and irrigation, कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? अब आप समझो कि सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी का अगर नाम आता है तो सीधी सी बात है पंजाब पर चले गए। ठीक है, सतलुज का नाम आया तो कहां पहुंच गए? सीधा सीधा पंजाब चले गए। अब इन्होंने कहा कि सतलुज पर बना हुआ कौन सा डैम है, तो सीधी सी बात है इन्होंने डैम का नाम पूछा है। ये नहीं पूछा कि भाखड़ा कहां है या नांगल कहां है, इन्होंने पूछा सतलुज पे कौन सा डैम बना है और कहां पर बना है वो भी बता दो भाई। अब अगर वो भी आप बता दो तो भाई देखो वो बना है आपका भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा डांग आपका बना है, सीधी सी बात है, ये सब क्लियर हो गया। चलो कहां बना है? इस एरिया में बना है आपके, क्योंकि नीचे तो आना नहीं है ना, पंजाब वाले रीजन में चले जाना है, तो यहां से ऊपर चले जाना है ताज की तरफ। क्लियर है? दूसरा ये क्या कहते हैं, द डैम इन द महानदी बेसिन। ओके, महानदी बेसिन का नाम आया है तो ये अब तक आपसे पूछते रहे हैं कि महानदी कहां है। ठीक है, ये सीधा सीधा आपसे अब तक यही पूछते रहे हैं कि महानदी कहां है। इस बार पूछ लिया कि महानदी तो है, चलो ठीक है, महानदी तो है, महानदी पर डैम कौन सा बना है और वो कहां पर है? अब महानदी तो आपकी उड़ीसा में है और उस पर बना हुआ इंडिया का, और कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा डैम है वो। ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है, जो किसके ऊपर बना है भैया? महानदी के ऊपर बना है। हीराकुंड डैम दोनों चीजों के लिए यूज होता है। किस किस चीज के लिए यूज होता है भैया? इरिगेशन के लिए भी यूज होता है और पावर प्लांट्स के लिए भी यूज होता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब आप इसका मतलब समझे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आप आ जाओ। ये कहते हैं कि अ मेजर सीपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। मेजर सीपोर्ट इन वेस्ट बंगाल की मतलब वेस्ट बंगाल का मेजर सीपोर्ट कहां है, इसका आपको एक वर्ड में आंसर देना है। फिर आते हैं एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु। तो 2 तरीके के इंटरनेशनल, मतलब 2 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब क्या कह सकते हैं हम उसको? मदुरई में है, चेन्नई, मदुरई में है, और आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं? एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, यानी कि गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस आपका क्या कहता है, इस बात को फटाक से समझ लो एकदम जल्दबाजी में। ये क्या कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, इस बार आपको इस पिक्चर से और 2 पिक्चर से समझ जाना चाहिए कि इस बार आपको ध्यान देने की जरूरत है विजुअल कंटेंट्स पर जो आपकी बुक में प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी आपकी बुक में प्रेजेंट है, इसीलिए तो अब आपको समझ में आएगा। आप कहते हो सर इतनी सारी फोटो पीपीटी में, इतनी सारी फोटो पीडीएफ में, बेटा इसीलिए तो लेकर आता हूं कि सारी फोटोज आप समझ जाओ। आपके सीबीएसई में भी इतनी फोटोज, इतने विजुअल्स नहीं दे रखे जितने ज्यादा विजुअल्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं। क्लियर है ये चीज क्यों होता है? अब आ जाओ, जैसे कि इन्होंने पावर शेयरिंग में से आपका पूछ लिया है, क्या पूछा है कि इस एक विजुअल का मतलब बताओ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि द कार्टून बिलो डिपेक्ट्स जर्मनी गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द 2005 इलेक्शंस। मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो क्वेश्चन ये इजी है, क्वेश्चन आप कर लोगे, कोलिशन गवर्नमेंट है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन ये भी आपको जानना है कि भाई इसके जैसे अगर और सारे विजुअल्स आ गए तो क्या करेंगे, वही चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब इसी के साथ ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये कितना गेन करता है? पॉलिटिकल साइंस ने भी कहा भाई देखो हम तो राजनेता हैं, अपने साथ तो ऐसी कोई बात चलेगी नहीं कि तुम हमारे 15 या 20, हमारे या 15 या 16 नंबर के क्वेश्चन दे रहे हो। ना 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 ना, एटा चौलवे ना अभी भी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा भैया, ये देखो हाँ, तुमको भी दिए हमने कितने? 20 नंबर दे दिए। ठीक है, तुमको भी कितने दे दिए? 20 नंबर दे दिए। अब यहां पर आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, किसमें? ज्योग्राफी में आने वाले हैं। तो भाई सीधी सी बात है, और यहां पर आपके आने वाले हैं 9 क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर कम है ना भाई, 4 से 5 चैप्टर हैं तो बहुत ज्यादा तो आने वाला है नहीं। ठीक है, अब यहां पर फिर देख लेते हैं कंपेयर करके। ज्योग्राफी में आपके 6 एमसीक्यू हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपके 4 एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? कहो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अब देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस और क्या कहता है। हाईलाइट एनी 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब कि सीधा सीधा फेडरलिज्म के 2
क्या पूछे हैं आपसे, फीचर्स पूछे हैं, 2 फीचर पूछे हैं फेडरलिज्म के। अब ये हो सकता है कि वो उस टाइम पर कह दें कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे काम करता है। क्या इंडिया एक फेडरलिज्म वाली कंट्री है? क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है या यूनिटरी कंट्री है? क्लियर है ये बात? क्वेश्चन का लेवल इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है इस बार कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अब यही आपका मानो 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो सकता है कि इंडिया में फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और इसका आप स्टेटमेंट दो, इसके बारे में बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा पूरे 5 नंबर में। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन हो सकता है कोई 2 नंबर का हो, कोई 5 नंबर का हो। 5 नंबर का क्वेश्चन 2 का भी बन सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन 5 का भी बन सकता है। यह बात हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो इस बात को। फिर ये क्या कहते हैं भाई, देखो फिर ये कहते हैं कि किताबों से बाहर आओ, किताबों की दुनिया से बाहर आओ और थोड़ा सा इस बात का जवाब दो। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कहता है कि वुमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज एंड अपोजिशन इन मैनी वेज, कि इंडिया में महिला किस किस तरह से परेशान होती है, उस बात को क्लियर करके तुम लोग अपन को बता दो। अब ये आपको बुक में तो पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, ये आपको करंट अफेयर से मिलेगा बेटा मेरे राजू। ये आपका क्वेश्चन भैया करंट अफेयर से है। आप कहोगे करंट अफेयर से कैसे है सर? आप कहोगे करंट अफेयर से कैसे है सर? भाई करंट अफेयर से ऐसे है कि इस टाइम जो महिलाओं की स्थिति है वो कैसी है। आप लोग लगातार न्यूज में सुन रहे हो, आप लोग लगातार रील्स शॉर्ट वीडियोस में देखते हो ना कि किस तरीके से महिलाओं के बारे में क्या क्या स्थिति हो रही है। आप इसमें क्या लिख सकते हो? आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की चीजें लिखनी है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वुमन के बारे में इन्होंने पूछा है, हो सकता है तब लड़की के बारे में पूछ ले, हो सकता है तब आपका फ्रीडम ऑफ वुमन पूछ ले, हो सकता है तब आपका एजुकेशन ऑफ वुमन पूछ ले, हो सकता है मेल के बारे में पूछ ले। तो यहां जो 2 चीजें हैं वो भैया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। जो आपने अभी पिछले 6 महीने में, पिछले 5 महीने में जितने भी मर्डर्स के बारे में सुना है, जो फीमेल्स ने करे हैं, जो वुमेन्स ने करे हैं, वो सीबीएसई चाहता है कि आप लिखो। सीबीएसई ऐसा ही तो गट देखना चाहता है आपका, तुम्हारे अंदर कितना दम है लिखने का, वो चीज वो देखना चाहता है। उसका ही पॉजिटिव नेगेटिव वो देखना चाहता है। तुम्हारा दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। फिर आ जाओ, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन, मतलब ये क्या कहते हैं कि भैया पूरी राजनीति में सारे के सारे क्वेश्चन ये ज्यादातर करंट अफेयर से बनते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं क्योंकि भाई यहां पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात तो अभी चली रही है ना इंडिया में, डेमोक्रेटिक एक्सप्लेन। आप यहां कह सकते हो कि भैया राजनीति किस तरीके से, आप इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो। जैसे कि तमिलनाडु की बात चले तो तमिलनाडु में एक पार्टी है डीएमके, यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो चलो यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तमिलनाडु में क्या है भैया, सीधा सा लिख लेते हैं हम, यहां पर टीएन ही लिख लेते हैं जिससे आपको पता चले, है ना। टीएन तमिलनाडु में कौन सी पार्टी है? तमिलनाडु में है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। अब द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का काम क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का काम यह है कि भैया वो लोगों से कहती है कि अपनी भाषा के प्रति, अपनी लैंग्वेज के प्रति उदारता बरतो, अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी बनाओ, बजाय इसके कि तुम हिंदी बोलना सीखो, बजाय इसके कि तुम इंग्लिश बोलना सीखो, तुम तमिल बोलना सीखो, तुम तेलुगु बोलना सीखो, तुम कन्नड़ भाषा में बात करना और ज्यादा स्टार्ट करो। ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम कहती है, जिससे वहां की जो लोकल पीपल है, वहां के जो पूरे स्टेट के लोग हैं वो एकजुट होते हैं, वहां की डेमोक्रेसी बनती है। अब अपने उत्तर प्रदेश में आ जाओ। उत्तर प्रदेश का क्या मुद्दा रहता है? उत्तर प्रदेश में मुद्दा रहता है भैया आपका, उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या रहता है भैया आपका? राम मंदिर, है ना। क्या रहता है मुद्दा? राम मंदिर। अब ये राम मंदिर आ जाता है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका? कोई रिलीजन आ जाता है ना। क्या जाता है? रिलीजन, रिलीजन आ जाता है कोई सा। यही चीज कौन से बेसिक मुद्दे रहते हैं? ये आपके मुद्दे रहते हैं भैया आपके प्यारे से उत्तर प्रदेश में, है ना। आपके प्यारे से उत्तर प्रदेश में ये वाले मुद्दे उठने लग जाते हैं। वही चीज ये क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारा अब की न्यूज पर, तुम्हारा करंट अफेयर पे कितनी पकड़ है, राजनीति पर कितनी पकड़ है, भाई वही चीज ये जानना चाहते हैं। कास्ट असर्शन रीजनिंग पर बात कर लेते हैं भैया। कास्ट के बारे में भी क्वेश्चन बने हैं इसमें, असर्शन रीजन पर बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं ये कहता है कि एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट इन डेमोक्रेसी। की मतलब किसी एक कास्ट पर ज्यादा फोकस करा जाए, किसी एक धर्म पर अगर ज्यादा फोकस करा जाए तो क्या वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? भैया 100% खतरा है।
अब इन्होंने पूछा है कि ये कास्ट के बारे में, अब यहां पर ये हो सकता है ये डाल दें आपका रिलीजन, है ना, हो सकता है यहां पर ये कर दें भैया रिलीजन, यहां पर ये कर दें धर्म, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है यहां पर ये कर दें क्या, जेंडर, है ना, हो सकता है यहां पर ये जेंडर कर दें, हो सकता है यहां पर ये कास्ट तो है ही, रिलीजन कर दें, धर्म कर दें, कुछ भी ये कर सकते हैं। एक इन्होंने बेसिक आपको आउटपुट दिया है कि देखो भाई क्या क्या हम कर सकते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि अपन क्या है, गेम चेंजर। आगे चलते हैं आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स पर अगर हम आ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स की अगर बात कर लें तो इकोनॉमिक्स ने भी बहुत किया भैया, सबसे बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहां पर भी इकोनॉमिक्स ने अपनी बात आकर रख दी कि भाई तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं ही तो पैसा है ना बाबू, मैं ही तो पैसा है। तो भैया सीबीएसई ने कहा लो बस खुश, हिस्ट्री का 20, ज्योग्राफी का 20, पॉलिटिकल का 20 हुए 60 प्लस 20 हो गए आपके पूरे 80 मार्क्स, ठीक है। पूरे कितने हो गए आपके, ये 80 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने 10th के चारों सब्जेक्ट से। अब ये क्या कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं, देखो ये आपका सेक्शन कौन सा बनने वाला है बेटा, ये आपका सेक्शन बनने वाला है ए बी सी डी, आपका सेक्शन होने वाला है ये डी, ठीक है। हाँ पहले क्या होता था, पहले आपका होता था सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, अब हो गया आपका सेक्शन ए बी सी डी डी, सिर्फ डी के बाद ई नहीं, वो मेरी ई की मात्रा मुंह से निकल जाती है, ए बी सी डी ई नहीं, ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा अब यहां आ जाओ तो कंपेयर करते हैं, यहां पर क्या है ये भैया, पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने दे दिया 9 क्वेश्चंस, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स में दिए हैं आपके 10 क्वेश्चंस, क्लियर है ये चीज। अब इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में दिए हैं आपके 4 एमसीक्यू, और इन्होंने यहां पर दे दिए हैं कितने आपके 6 एमसीक्यू, क्लियर है ये चीज, है ना। ऐसे ही अब हो सकता है ये इस बात को घुमा फिरा दे, भाई आज जहां पर 6 दिए हैं उनको 4 दे दें, आज जहां पर 4 दिए हैं उनको 6 दे दें या 7 दे दें, ऐसा भी होना पॉसिबल है, कोई इतना ज्यादा अजम्पशन तो नहीं लगा सकते। पर हम इनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से तुम्हारे साथ गेम चेंज करने वाले हैं ये फाइनल बोर्ड में। इधर देख लेते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं भैया, टेरिटरी सेक्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं, पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन दे रहे हैं, लोन से दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट से दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से दे रहे हैं, पब्लिक वर्स प्राइवेट सेक्टर से दे रहे हैं आपके ये क्वेश्चंस। और इसमें क्या चीज है देखो, पूरे के पूरे आपके एसएसटी में, मतलब कि हिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को घुमा फिरा कर आपके इकोनॉमिक्स में डाला जा सकता है, आपके ज्योग्राफी में भी डाला जा सकता है। इसलिए जब मैं आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाऊं तो उसको कतई मत छोड़ना। सीबीएसई ने खुद कहा है कि भैया इधर आओ इधर आओ, सीबीएसई ने खुद कहा है कि देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो सीरियस लेना इस बात को, मजाक बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो जोक्स अपार्ट फिर से वापस आते हैं भैया, क्या कहते हैं ये, आ जाओ इधर। ये कहते हैं कि भैया टेरिटरी सेक्टर सपोर्ट, टेरिटरी सेक्टर का सपोर्ट इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द टेरिटरी सेक्टर सपोर्ट्स बोथ द प्राइमरी एंड द, अरे 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 ये क्या हुआ, हाँ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। टेरिटरी तो खुद तीसरा सेक्टर होता है ना। अब इस बात को जान लो कि इन्होंने तो टेरिटरी यहां पे पूछ लिया, लेकिन टेरिटरी के बाद भैया, है ना, टेरिटरी के बाद 2 सेक्टर और होते हैं आपके, कौन कौन सा, एक होता है आपका क्वार्टनरी, ठीक है, पहला होता है आपका क्वार्टनरी, दूसरा होता है आपका क्वीनरी, ठीक है। 2 सेक्टर होते हैं आपके, क्वार्टनरी और क्वीनरी। अब ये सेक्टर क्या है आप पूछोगे सर, तो देखो भैया क्वार्टनरी सेक्टर वो होता है और क्वीनरी सेक्टर वो होता है। क्वार्टनरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक बिजनेसमैन हो गए, लाइक सीईओज हो गए, लाइक सीएफओ, ऐसी तरीके की चीजें हो गई। क्वीनरी सेक्टर में आपका क्या आता है, क्वीनरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी समाज के बहुत अच्छे तबके में वो लोग बैठे हुए होते हैं उस ग्रुप में, जैसे कि उनका डेजिग्नेशन बहुत अच्छा होता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, लाइक डीएम, एसडीएम, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ये सारे आपके किस में आते हैं, क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। तो याद रखना, हो सकता है ये टेरिटरी सेक्टर को हटा के सीधा सीधा क्वीनरी या क्वार्टनरी आपका सेक्टर उसमें डाल दे, ये बात याद रख लेना बिल्कुल, ठीक है।
आ जाते हैं पर कैपिटा इनकम वर्स डेवलपमेंट। अब पर कैपिटा इनकम क्या है भाई? देखो, पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई एक इस तरीके की इनकम है जो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था, पूरे देश की इकोनॉमी को जांचने के लिए उसको तय करा जाता है, उसको समझा जाता है कि देश का, देखो पूरा देश कब अमीर होता है? किसी देश की जीडीपी या किसी देश को अमीर तब कहा जाता है जब वहां का पर पर्सन बहुत अच्छी कमाई कर रहा हो, उसकी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो रही हो, तब एक देश को डेवलप्ड कहा जाता है। जो कि क्या होता है? पर कैपिटा इनकम से उस बात का पता लगाया जाता है। क्लियर है ये चीज? अब फिर और दूसरे पे आ जाओ, ये क्या कहते हैं कि इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन कंट्रीब्यूशन। मतलब कि भैया पब्लिक सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? मानो आप पब्लिक हो, मैं पब्लिक हूं, हम दोनों को जो सर्विस मिल रही है, मानो सीधा सी बात है, अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जिससे आप मुझको देख पा रहे हो, ठीक है, अभी हमारे पास इंटरनेट है जिससे हम लोग आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के जरिए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं भैया? डेवलप हो रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? तो हम इस तरीके से कनेक्ट हुए। वही इनका कहने का मतलब है कि और ये पब्लिक सर्विसेज, ये सब एक साथ कनेक्ट है। पब्लिक सर्विस, हमें सर्विस मिली ना, वो सर्विस हमें देगा कौन? देगा कौन भाई? आप हो, अपने घर में सबसे छोटे बच्चे हो, आपको सर्विस कौन देता है? आपके माता पिता देते हैं, ठीक है। अब हम हैं जनता, अब हम हैं पब्लिक, हमको सर्विस कौन देगी? गवर्नमेंट देगी ना। स्टेट है, सेंट्रल है, ये सारी गवर्नमेंट हमको क्या देंगी? सर्विस देगी। कैसी कैसी सर्विस? जैसे कि टॉयलेट की सर्विस, वॉशरूम की सर्विस, सैनिटेशन की सर्विस, एक ही चीज है ये। वाटर सप्लाई की सर्विस देगी, फूड सर्विस देगी, स्कूल में बच्चों को मिड डे मील की सर्विस देगी, एजुकेशन देगी, हेल्थ केयर देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कौन देगा? सिक्योरिटी देगी। और क्या चीजें हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें कौन देगा? ये हमारा पब्लिक सर्विस यानी हमारी गवर्नमेंट ही हमको देगी। ये इसका एक बेसिक चीज हुआ। फिर आते हैं दूसरी तरफ कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्योंकि इंडिया में आने वाले 5 साल में, इंडिया में आने वाले 5 साल में बहुत बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। कैसे प्राइवेटाइजेशन होने वाला है? ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है। प्राइवेटाइजेशन कैसे होने वाला है? वो ऐसे होगा कि जिन चीजों को अब हम गवर्नमेंट कहते हैं अभी तक, जैसे कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट, नेशनल प्रॉपर्टी क्या है? हाईवेज है नेशनल प्रॉपर्टी। नेशनल प्रॉपर्टी क्या है? रेलवे है नेशनल प्रॉपर्टी, रेलगाड़ी चुक चुक। नेशनल प्रॉपर्टी क्या है भैया? बस है नेशनल प्रॉपर्टी। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवेज भी सेल होने वाला है, उसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, जिसको परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं मिस्टर अडानी, गौतम अडानी, ठीक है। अगर देखो सरकार से हटके कोई चीज कोई एक आदमी खरीद लेगा उस चीज को, और मालिक भी वही हो जाएगा, तो वही क्या होगा? उस चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। यानी कि प्राइवेटाइजेशन शुद्ध भाषा में आपका क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन आपका शुद्ध भाषा में हुआ बेटा निजीकरण, है ना? क्या हुआ? निजीकरण। निजीकरण मतलब कि खुद की चीज बना लेना, ठीक है। अब जैसे कि आप पढ़ते हो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल किसका है? क्योंकि वो एक आदमी ओन कर रहा है। आपका जो प्रिंसिपल है, आपके जो प्रिंसिपल है, या तो वो स्कूल के मालिक होंगे या प्रिंसिपल का भी एक कोई मालिक होगा जो पूरे स्कूल का मालिक होगा प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है। वो चीज हुई। उसी तरह से देखो जो आपके सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो उनका मालिक कौन होता है? उनका मालिक तो जनता होती है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। तो ये फर्क हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन में एंड गवर्नमेंटाइजेशन में, ठीक है। ये एक चीज क्लियर है। चलो इस चीज को समझ लेना, निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को। फिर आता है पब्लिक सेक्टर वस प्राइवेट सेक्टर, ये चीज वही हुई, ठीक है। और इसमें एक और चीज है आपकी, वो है कि आपका प्राइवेट सेक्टर हुआ, वेलबींग हुआ, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन पर आप समझ लो। और एक चीज है इसमें, देखो एक चीज और है इंपॉर्टेंट, यही तो मैं ढूंढ रहा था, कहां चला गया था? ये रहा, लोन। भाई साहब लोन बड़ा जरूरी इस टाइम पर हो रहा है। ये कहते हैं कि लोन वाली नई नई स्कीमें बन रही हैं, जैसे टाटा कैपिटल बना, बिरला ग्रुप बना, ऐसे अलग अलग तरीके के लोन डिपार्टमेंट्स, बजाज फाइनेंस जैसे लोन डिपार्टमेंट बन रहे हैं। प्राइवेट कंपनी से लोन लेना चाहिए, किसी इंसान या जमींदार से लोन लेना चाहिए, वो सारी चीजें ये पूछना चाहते हैं। और ये लोन को एक अलग तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं कि इंडिया में इस टाइम पर किस किस तरह से लोन लिया जा सकता है, गवर्नमेंट लोन अगर लेना हो तो वो आपको बताना है। कैसे बताना है भाई? देखो सीधा सीधा वो है आपका, सबसे पहली बात तो बैंक है ना। बैंक आपको किस किस तरीके के लोन देती है? बैंक आपको देती है बिजनेस, है ना, और आपको क्या देती है? एजुकेशन लोन देती है
है ना, एजुकेशन लोन देती है। और किस तरीके के लोन देती है, और देता है भैया आपको प्रधानमंत्री लोन, है ना, पीएम लोन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भैया, पीएम लोन बोलते हैं, अलग अलग नाम के पीएम लोन होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए अलग तरीके के लोन देते हैं, है ना, एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग तरीके के लोन देते हैं। वो सब क्या होते हैं, आपके लोन में ही आते हैं वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों को हमें ठीक से पढ़ना होगा। ये एक बेसिक बता रहे हैं कि देखो अब अगर तुमको बर्फ जमानी है तो पानी को पहले आपको रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, सीधी सी बात यही है। वही इस तरीके का इन्होंने बता दिया है, इन्होंने कह दिया है कि पानी को रेफ्रिजरेटर में रखो तो बर्फ जमेगी। अब आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है, मतलब इन चीजों का बर्फ जमाना है। ओके, तो क्लियर है भैया, सीबीएसई का गेम चेंजर हमारा यहीं पर खत्म होता है। मेरी लाइव क्लासेस देखना ना भूलें, रिकॉर्डेड सेशंस देखना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा बैच नहीं परचेज करा है तो बाबू बहुत तगड़ा ऑफ चल रहा है, 41% का ऑफ चल रहा है, जिसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा। क्या कोड लगाना पड़ेगा, आपको मेरा नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो, है ना। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है AN, ओके, अपने ही नाम की स्पेलिंग गलत कर ली, ठीक है। मेरा नाम है भैया अंकित, जो कि लिखा जाता है ANKIT ऐसे लिखा जाता है, और मेरा कोड है K10, ठीक है। अंकित K10 मेरा कोड है, जो आप अगर वहां पर पेस्ट करते हो, वहां पर लिखते हो वेबसाइट पर जाकर, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है भैया एक बहुत तगड़ा सा ऑफर, जिसमें आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं और आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले हो। ये कोड वहां जाकर पेस्ट करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जल्दी करो, ये चीज बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, यानी कि इस कोड का ऑफर। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए मेरे अगले लाइव सेशन का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।